आज है 8 अक्टूबर बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी गहमागहमी की, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरा तो हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में अब भी सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम हटने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से तीखे सवाल किए हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने एक इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मिलेंगे। वहीं अदानी डिफेंस पर 75 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं और जयपुर के अस्पताल में आग लगने की घटना पर एक अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही जानेंगे कि कैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले से पहले दक्षिणपंथी यूट्यूबर्स ने हिंसा के लिए उकसाया था। आइए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में 30 दिन से भी कम का समय बचा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मतभेद बने हुए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते राजनीतिक दबाव के बावजूद तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर आम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे मजबूत चैलेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक उनके नाम का खुलकर समर्थन नहीं किया है। मंगलवार को कांग्रेस नेता उदित राज ने इस अनिश्चितता को और हवा दे दी। उन्होंने कहा, तेजस्वी आरजेडी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद का चेहरा मिलकर तय किया जाएगा। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, देखिए, किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थक अपने नेता का नाम मुख्यमंत्री के लिए ले सकता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का फैसला अभी नहीं हुआ है। देखते हैं कांग्रेस मुख्यालय क्या तय करता है। आरजेडी या तेजस्वी यादव की तरफ से उदित राज के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे और 2 बार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में अपनी पार्टी को 243 में से 75 सीटें दिलाई थीं, जिससे इस पद पर उनका दावा मजबूत हुआ है। अगस्त में राहुल गांधी ने भी तेजस्वी की उम्मीदवारी पर कोई साफ जवाब नहीं दिया था। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार चुनाव से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा सकती है। वोटर लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार में महिला वोटरों की संख्या में कमी आई है, लेकिन ये गिरावट उन विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2020 के चुनावों में जीता था। माना जाता है कि नीतीश कुमार की जीत में महिला वोटरों का बड़ा हाथ रहा है। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम हटने का असर वोटर लिंगानुपात पर साफ दिखता है। जनवरी 2025 में बिहार का वोटर लिंगानुपात 914 था, यानी हर 1000 पुरुष वोटर पर 914 महिला वोटर। अब यह आंकड़ा गिरकर 894 हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि वोटर लिस्ट से हटाए गए कुल वोटरों में से लगभग 59% महिलाएं हैं। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 230 में लिंगानुपात में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट पश्चिमी बिहार के गोपालगंज जिले की कुचायकोट सीट पर हुई है, जो 2020 में जेडीयू ने जीती थी। ये जेडीयू के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि 2010 से बिहार के चुनावों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती आई हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2020 में महिला वोटरों ने महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को ज्यादा वोट दिया था। ऐसे में महिला वोटरों की संख्या में कमी जेडीयू को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। अब बात बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूचियों में हुई गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे हैं। मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस बात को लेकर भ्रम है कि वोटर लिस्ट में जो 21 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, वे वही हैं जिन्हें पहले हटाया गया था, या ये पूरी तरह से नए नाम हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस प्रक्रिया की वजह से महिलाओं और मुसलमानों जैसे वर्गों के नाम ज्यादा हटे हैं। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट साफ होने के बजाय समस्या और बढ़ गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जरूरी जानकारी जुटाने के लिए कहते हुए सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दी है। जस्टिस बागची ने चिंता जताते हुए कहा कि यह सब संख्याओं का खेल जैसा लग रहा है और यह साफ नहीं है कि जोड़े गए 21 लाख नाम पहले हटाए गए 65 लाख वोटरों में से हैं या पूरी तरह से नए हैं।
उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में विश्वास मजबूत करने के लिए स्पष्टता जरूरी है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की। जेल से रिहा होने के बाद द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नाराजगी, सपा के भविष्य और अखिलेश यादव के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की है। जेल के अनुभव पर आजम खान ने कहा, व्यवहार बहुत मानवीय था, इंसानियत से भरा हुआ। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की कार्यशैली में अंतर पर उन्होंने कहा, नेताजी ने पार्टी जमीन से बनाई। हम में से कोई भी उनके कद तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अखिलेश जी इसे संभाल रहे हैं और इसका श्रेय उन्हें जाता है। जहां तक हमारे व्यक्तिगत संबंधों की बात है, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं। आजम खान ने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर विपक्ष ने रामपुर उपचुनाव में हुए जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी होती, तो शायद आज ये दिक्कतें न होती। इंडिया ब्लॉक पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, मुझे इंडिया ब्लॉक के मंच पर मुस्लिम समुदाय से कोई नहीं दिखता, जिसकी देश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। अखिलेश यादव से होने वाली मुलाकात पर उन्होंने एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उनसे मिलूंगा, बाकी लोग मुझसे क्यों मिलें? इतने समय में मेरे परिवार के बारे में किसने पूछा? मेरी पत्नी ईद पर अकेली बैठी रो रही थी। क्या कोई आया? क्या किसी का फोन आया? तो अब वे क्यों आए? अखिलेश का मेरे शरीर और आत्मा पर हक है। ये दो लोगों की मुलाकात होगी, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। अगली खबर गौतम अदानी समूह से जुड़ी है। रॉयटर्स के हवाले से द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारी अदानी समूह की रक्षा इकाई अदानी डिफेंस की जांच कर रहे हैं। कंपनी पर मिसाइल के पुर्जों पर लगभग 75 करोड़ रुपए का आयात शुल्क बचाने का आरोप है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई के नेतृत्व में ये जांच मार्च में शुरू हुई थी। अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी ने कम दूरी की मिसाइलों के पुर्जों को लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के पुर्जे बताकर आयात किया, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलों के पुर्जों पर टैक्स में छूट मिलती है। इस कथित हेरफेर से कंपनी ने 10% आयात कर और 18% स्थानीय कर बचाया। दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि जांच के दौरान अदानी के अधिकारियों ने गलती मानी थी। ऐसे मामलों में कंपनियों को बकाया टैक्स के साथ 100% जुर्माना भी देना पड़ता है, जिससे अदानी डिफेंस की कुल देनदारी लगभग $18 मिलियन तक बढ़ सकती है। एक बयान में अदानी समूह ने कहा कि डीआरआई ने सीमा शुल्क नियमों की अपनी व्याख्या के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा था और कंपनी ने जरूरी दस्तावेज दे दिए हैं। कंपनी के मुताबिक यह मुद्दा हमारी ओर से बंद हो चुका है। अब बात जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में हुए अग्निकांड की, जिसमें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग में 6 लोगों की मौत के बाद यूनिट के प्रभारी पद से हटाए गए एक अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बड़े अधिकारियों को सेंटर के खराब रखरखाव के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कई बार पत्र लिखकर दीवारों में कर टाने, छतों से पानी टपकने और इलेक्ट्रिकल पैनल में गंभीर खामियों के बारे में आगाह किया था। उन्होंने दावा किया कि सबसे हालिया पत्र आग लगने से ठीक 2 दिन पहले 3 अक्टूबर को लिखा गया था। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, छत से पानी टपकने के कारण नमी आ गई है और इस वजह से ऑपरेशन थिएटर की दीवारों और स्विचबोर्ड में कट फैल रहा है। इससे डॉक्टरों, कर्मचारियों और मरीजों के साथ अनहोनी का खतरा है। रविवार रात ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में लगी आग में 6 मरीजों की मौत हो गई थी। इस मामले में राज्य सरकार ने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ को उनके पदों से हटा दिया था। अब बात भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हुए हमले की। कोर्टरूम के अंदर एक वकील द्वारा जूता फेंके जाने की घटना के एक दिन बाद उनकी बहन कीर्ति आर अर्जुन ने सरकार की चुप्पी पर चिंता जताई है। कीर्ति ने द वायर को बताया, ये हमला किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि पर, एक संवैधानिक पद पर हुआ था। फिर भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा, यह हमला भारत के संविधान का अपमान करने का एक प्रयास था। इस बीच इस घटना से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमले से एक हफ्ते पहले हिंदू दक्षिणपंथी यूट्यूबर्स ने सीजेआई के खिलाफ हिंसा पर चर्चा की थी और उसे उकसाया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अजीत भारती, कौशलेश राय और ओप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह शामिल हैं। एक वीडियो में कौशलेश राय को ये कहते हुए सुना जा सकता है, अगर मैं हिंसा का समर्थन करता तो कहता कि कोई हिंदू वकील गवई जी का सिर पकड़कर दीवार पर दे मारे कि 2 टुकड़े हो जाएं। गवई के मुंह पर थूकने की अधिकतम सजा क्या है? 6 महीने से ज्यादा नहीं। हिंदू ये भी नहीं कर सकते। इस बीच निलंबित वकील राकेश किशोर ने अपने किए को ये कहकर सही ठहराया है कि सीजेआई की बुलडोजर राज के खिलाफ टिप्पणी गलत थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा,
टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा और 2 अन्य के खिलाफ एक गवाह को धमकाने के आरोप में दर्ज की है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई है। एक गवाह बलजिंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 अगस्त 2023 को कुछ लोगों ने उनके घर आकर आशीष मिश्रा के खिलाफ गवाही न देने की धमकी दी थी। इसके बाद सिंह ने अपना गांव छोड़ दिया और पंजाब में बस गए। जनवरी 2025 में सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने तब यूपी पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। अब पुलिस ने आईपीसी की धारा 195A, 506 और 120B के तहत दर्ज की है। आपको याद दिला दें कि 3 अक्टूबर 2021 को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर है। यहाँ ड्रोन चोर बताकर एक दलित व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि जब उनके बेटे को पीटा जा रहा था तब पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मृतक हरिओम, 38, मानसिक रूप से अस्थिर थे। उनके पिता गंगादीन का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को बचाने के लिए कोई दखल नहीं दिया। इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें खून से लथपथ हरिओम जमीन पर पड़े हुए बार बार यह कहते सुने जा सकते हैं, मैं राहुल गांधी को जानता हूं। जवाब में भीड़ में से कोई कहता है, राहुल गांधी का नाम मत लो, हम सब बाबा के हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरिओम के पिता से फोन पर बात की है और उन्हें मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप का कहर जारी है। छिंदवाड़ा जिले में जहरीला कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने द हिंदू को बताया कि पिछले 2 दिनों में 3 और बच्चों की मौत हुई है। बुखार और सर्दी से पीड़ित होने के बाद इन बच्चों ने कोल्ड्रेफ नाम का सिरप पिया था, जिसके बाद उन्हें उल्टी और पेशाब करने में दिक्कत होने लगी। जांच में पता चला है कि सिरप में 45% से ज्यादा डायथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का खतरनाक केमिकल मिला हुआ था। ये सिरप तमिलनाडु की एक कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों ने इस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश से एक दुखद खबर है। बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम एक भीषण भूस्खलन की चपेट में एक निजी बस आ गई, जिससे कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। बस में 30-35 यात्री सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि अब तक मलबे से 15 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। बस विशाल चट्टानों के नीचे पूरी तरह दब गई है, इसलिए आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव कार्य में लगे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यात्रियों के जीवित बचने की संभावना कम है, क्योंकि पूरा का पूरा एक पहाड़ बस पर गिर गया। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव अभियान जारी है। अब एक खबर यूक्रेन से। यूक्रेन की सेना ने मंगलवार को घोषणा की है कि रूसी सेना में शामिल एक भारतीय नागरिक ने यूक्रेनी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार ये पहला ज्ञात मामला है जब किसी भारतीय नागरिक को यूक्रेनी हिरासत में लिया गया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसकी पहचान गुजरात के मोरबी निवासी 22 वर्षीय मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन के रूप में की गई है। वीडियो में हुसैन ने बताया कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रूस गया था, लेकिन बाद में उसे ड्रग्स से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया। उसने कहा, मैं जेल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने सेना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मैं वहां से निकलना चाहता था। हुसैन ने बताया कि उसे सिर्फ 16 दिनों की ट्रेनिंग मिली। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसे रूसी सेना द्वारा वादा किया गया वेतन कभी नहीं दिया गया। उसने कहा, वहां कोई सच्चाई नहीं है। मैं रूस लौटने के बजाय यूक्रेन में जेल जाना बेहतर समझूंगा। अब कुछ और सुर्खियां जल्दी से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक मुस्लिम महिला ने डॉक्टर पर धार्मिक आधार पर इलाज न करने का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया है। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल करने पर 2 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। असम के गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के कारणों को जानने के लिए उनके परिवार ने मांग उठाई है। उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमें सच जानना है। हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की असम इकाई द्वारा पोस्ट किए गए एक कथित इस्लामोफोबिक आई जेनरेटेड वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया था कि अगर पार्टी चुनाव हार गई तो मुसलमान राज्य पर कब्जा कर लेंगे। बिहार में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं।
मुकाबला सीधा है, क्या नीतीश कुमार लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी यादव 2 दशक बाद अपनी पार्टी आरजेडी को जीत दिलाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के एक विश्लेषण के अनुसार आगामी चुनावों का बिहार के लिए क्या मतलब है, ये समझने के लिए इसके हाल के इतिहास को समझना जरूरी है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 15 साल तक राज किया। 1995 में उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2010 तक आरजेडी का चुनावी आधार बहुत सिकुड़ गया था। आज आरजेडी के सामने दुविधा यह है कि उसके पारंपरिक सहयोगी जैसे कांग्रेस और वाम दल उसे सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं है, और जो पार्टी मदद कर सकती है वो गठबंधन में टिकती नहीं है। नीतीश कुमार ने 1994 में लालू यादव के खिलाफ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। उन्होंने कभी वामपंथियों से हाथ मिलाया तो कभी दक्षिणपंथ की ओर जाकर भाजपा के साथ गठबंधन किया। 2013 में एनडीए छोड़ा, 2015 में आरजेडी के साथ गए, 2017 में वापस एनडीए में आए, 2022 में फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाई और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर एनडीए में लौट आए। अब जेडीयू के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। बिहार की 3 प्रमुख पार्टियों में भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भाजपा अभी भी राज्य में किसी बड़े सहयोगी के बिना सत्ता हासिल करने से दूर है। 2025 का बिहार चुनाव तीनों प्रमुख दलों की परीक्षा लेगा। जेडीयू अपने सबसे बड़े नेता के राजनीतिक परिदृश्य से धीरे धीरे ओझल होने के साथ चुनाव में जा रहा है। आरजेडी सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन वह एक मजबूत गठबंधन बनाने में नाकाम रहा है। इन सबके बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज भी कुछ सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है, जिससे बिहार की राजनीतिक उथल पुथल चुनाव के बाद भी जारी रह सकती है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।